पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। किनारों पर बैठकर तमाशा देखने वाले को क्या पता तूफान से जूझकर जीतने का मज़ा क्या है। क्या सम्राट चौधरी ने लालू फैमिली को उलझा दिया है? और दीपक प्रकाश का क्या होगा? आरएसएस के चीफ मोहन भागवत बिहार आखिर क्यों आए हैं? तो आज सियासत में इन्हीं खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो पहली खबर यह समझिए कि सम्राट चौधरी ने आखिर कैसे लालू फैमिली को उलझा दिया है। और आप सब जानते ही हैं कि इस तह को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा किस में, तो उस बात में जिसमें नोटिस मिली थी किसको, तो राबड़ी देवी को, कि 10 सर्कुलर रोड जो उनका आवास है वो खाली करने के लिए और उसके बदले में विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर जो अलॉट किया गया है हार्डिंग रोड में 39 नंबर का बंगला, उसमें शिफ्ट करने के लिए। और इस पर प्रतिक्रिया आई राबड़ी देवी की। राबड़ी देवी ने कहा था कि आप जो है फोर्स बुलाकर खाली करवा लीजिए, हम खाली नहीं करेंगे। इस पर बहुत तरह की बातें हुई हैं। तो एक यहाँ पे उलझाया। दूसरा जो उलझन आपको था वो सुरक्षा को लेकर, और सुरक्षा को लेकर इन दिनों देख ही रहे हैं कि कैसे आरजेडी जो है इसमें उलझती चली जा रही है। अब उलझती जो चली जा रही है जरा उसको समझिए। और सुरक्षा मतलब Z+ की सुरक्षा थी राबड़ी देवी को भी और लालू प्रसाद को भी, लेकिन सरकार ने समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद जो है Z+ की सुरक्षा हटा ली गई। तो क्या हुआ इसके बाद जो खबर है कि राबड़ी देवी इससे तमतमा गई और उन्होंने लालू प्रसाद को फ़ोन किया। और आप सभी जान ही रहे हैं कि लालू प्रसाद जो हैं इन दिनों कहाँ, तो सिंगापुर में थे। तो वहाँ पर एक रणनीति लालू प्रसाद ने बनाई और उस रणनीति के तहत यह हुआ कि जो भी सिक्योरिटी है उसको वापस कर दिया जाए। तो राबड़ी देवी ने उसको भी जो Z+ के अलावे जो सिक्योरिटी मिली उसको उन्होंने वापस कर दिया। इसके बाद जो है एक ताना तनी की स्थिति पैदा हो गई। किस में? तो सरकार में और खासकर विपक्ष मतलब आरजेडी में। ठीक है, तो यहाँ तक तो बातें थी, लेकिन अब बात जो है उससे आगे बढ़ गई। और उससे जब आगे बढ़ी तब आप देख ही रहे हैं कि 2 दिनों से क्या चल रहा कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वह खुद से सुरक्षा कर रहे हैं राबड़ी देवी के आवास का, उनके घर का। ठीक, अब यह बात हो गई। अब इसमें 2-3 आपको बात मुझे बतानी है इस खबर में। एक यह बतानी है कि आरजेडी अपनी जो है सेना बनाने जा रही है, सुरक्षा सेना, तो यह बताएंगे। उससे पहले यह समझिए कि आरजेडी की जो यह चाल है, सियासी चाल, यह कितना मुफीद है, कितना लाभ जो है आरजेडी को पहुंचा सकता है। उससे पहले यह भी है कि तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा जो है वापस कर दी सरकार को। ठीक, अब क्या है कि इसमें 2 चीज़ है। आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि इसमें एक बड़ा मौका है, और बड़ा मौका ऐसे है कि हम बिहार के लोगों को, हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि देखिए किस तरीके से सरकार सता रही है, कैसे परेशान कर रही है। जबकि दोनों नेता बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र हो चुकी है, लालू प्रसाद बीमार हैं, तो ये सब अपने कार्यकर्ताओं को और बिहार के लोगों को रिझाने में, उनको समझाने में आसानी होगी। जो वोट खिसकता जा रहा है वो जोड़ने में आसानी होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद ने इस रणनीति को अपनाई और आरजेडी के कार्यकर्ता फूले न समा रहे हैं कि इसको आंदोलन के रूप में खड़ा किया जा सकता है, खुद को पीड़ित बताकर। तो ये है। और यहीं पर यह भी जान लीजिए कि
आरजेडी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इवन कि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, भोला यादव जैसे बड़े नेता जो हैं वो लगातार जो हैं सुरक्षा में डटे हैं। और सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है अब आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने शिफ्ट में बांट लिया है कि इतने घंटा वो ड्यूटी करेंगे, इतने घंटा वो ड्यूटी करेंगे, इतने घंटा वो ड्यूटी करेंगे। ठीक, लेकिन आप अगर गौर कीजिएगा तो जो उबाल आरजेडी के कार्यकर्ताओं में आनी चाहिए, और जो उबाल पहले जैसे ही कुछ होता था कि 10 सर्कुलर रोड जो है, आपको सर्कुलर रोड पे जो 10 नंबर का जो बंगला है वहाँ से अगर थोड़ी सी आह की आवाज़ आती थी तो पूरे बिहार के आरजेडी के नेता कार्यकर्ता वहाँ जुट जाते थे। हालांकि इस सुरक्षा के मसले पर भी जुटे, लेकिन उतनी भीड़, उतनी बेचैनी वो चीज़ नहीं दिखी है। इसका मतलब ये है कि लालू प्रसाद ने जो रणनीति बनाई वो बहुत गहरा उसका असर नहीं हुआ है, फीका हुआ है। और यह भी है जो आरजेडी को समझते हैं, जो आरजेडी की राजनीति को और लालू प्रसाद को समझते हैं, राबड़ी देवी को समझते हैं, उनका यही कहना है कि लालू प्रसाद की जो ये रणनीति है वह बहुत असरदार रहने वाली नहीं है। इसकी वजह हुआ यही बताते हैं ऐसे लोग, उनका कहना है कि लालू प्रसाद की राजनीति का असर फीका इसलिए हुआ है क्योंकि देश में अभी अन्य मुद्दे ज़्यादा हावी हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। ये सब मुद्दे ज़्यादा असरकारी थे। अगर पार्टी मतलब आरजेडी अगर इन मसलों को लेकर सड़क पर उतरती और इस पर आंदोलन करती तो ज़्यादा प्रभावी होता, ज़्यादा देर तक असरदार रहता, और जो वोट छिटके हैं वह भी जुड़ जाते, और नए लोग जो इस तरह से परेशान हैं वो लोग इससे जुट जाते। लेकिन यहाँ आम लोगों को इसलिए ऐसा महसूस हुआ, और अब तक जो सुरक्षा को लेकर जो सियासत आरजेडी कर रहा है वह इसलिए बहुत बड़ा स्वरूप नहीं धारण कर पा रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये जो भी आंदोलन है या जो भी प्रतिशोध है या जो भी प्रतिक्रिया है, विरोध है, वह सिर्फ क्या है, वो इंडिविजुअल है कि सिर्फ और सिर्फ लालू फैमिली के लिए। देखिए, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं आपको आरजेडी को, लालू फैमिली को स्वार्थी ही साबित करता है। ठीक, अब दूसरे पहलू पर आते हैं। अब बहुत अहम पहलू है, ये जान लीजिए कि जो खबर है उसके मुताबिक यही है कि आरजेडी अपनी खुद की सुरक्षा सेना बनाने जा रही है, और इस बात की खूब चर्चा हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे सीपीआईएम के जब कोई कार्यक्रम होते हैं तो उनके लाल जो वॉलेंटियर्स होते हैं वो सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं, और इसी तरीके से अन्य जो संगठन है वह भी, जैसे शिरोमणि अकाली दल है, कई ऐसे देश में दल हैं, ऐसी पार्टियां हैं जो इस तरह की व्यवस्था करती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हम क्लियर कर देते हैं। जैसे भाजपा के बारे में कहा जाता है कि भाजपा का जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो आरएसएस के लोग सुरक्षा व्यवस्था संभाल लेते हैं, तो ये निहायत गलत तथ्य है। आरएसएस के लोग बिल्कुल, बीजेपी के कोई भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आरएसएस के लोग बिल्कुल जो है ये नहीं करते हैं, कोई उनका इससे मतलब नहीं रहता है। भाजपा खुद तमाम चीज़ों को संभालती है। हाँ, ये है कि कांग्रेस का जो सेवा दल है, संगठन है, वो कई बार खुलकर दिखा भी है कि सेवा दल के लोग इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था या अन्य कामों में लगते हैं। हाँ, ये एक और तथ्य है कि बीजेपी के में ऐसे कई कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो संघ की शाखाओं में जाते हैं, और मतलब ये है कि संगठन के तौर पर आरएसएस की कोई भूमिका नहीं होती है,
कुछ लोग जो संघ में भी जाते हैं और भाजपा के नेता हैं वो हो सकते हैं, लेकिन संघ या आरएसएस इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करता है। लेकिन आरजेडी अपनी अब सुरक्षा सेना बनाने जा रही है और देखिए किस तरह की सेना बनती है और क्या होता है। और इस तरह की सेना तभी सफल हो सकती है और मुकम्मल तभी हो सकता है जब एकदम निष्ठावान कार्यकर्ता हो। अगर निष्ठा नहीं रहेगी तो इस तरह की चीज़ें सफल नहीं हो सकती है। हाँ, वाम दल के साथ एक खास बात है कि उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी विचारधारा के प्रति एक अटूट लगाव होता है, इसीलिए उसके जो लाल वॉलेंटियर्स हैं वो सफल माने जाते हैं। लेकिन देखिए आरजेडी की सेना क्या कमाल करती है, कब बनता है, क्या इसका स्वरूप होता है। जब चीज़ें और स्पष्ट होंगी तब हम और विस्तार से आपको बताएंगे। अब सियासत की दूसरी खबर यह है, सबसे तेज खबर कहिए और बेचैन करने वाली खबर, और यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री हैं। और दीपक प्रकाश मंत्री हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनके मंत्री पद छीन सकते हैं, बहुत दिनों तक की बात नहीं है। और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप जो एनडीए है सबने अपनी अपनी सीटें बांट ली। 4 बीजेपी ने ले ली सीट, 4 जदयू ने ले ली और 1 जो है चिराग पासवान ने। अब क्या है कि जदयू को इससे कोई बेचैनी नहीं है, एकदम क्लियर है चीज़ें। क्लियर ये है कि जदयू ने हमेशा कहा है कि जो भी सहयोगी दल हैं, जैसे चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, तो ये जो हेडेक कहा जाता है कि ये जो हेडेक है वो बीजेपी को लेना है कि कौन सीट देनी है, क्या करना है, नहीं करना है, तो अब वो बीजेपी जाने। ठीक, तो ये एक बड़ी परेशानी उपेंद्र कुशवाहा के सामने आकर खड़ी हो गई है। इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक और खबर है, और खबर यह है कि जो सांगठनिक चुनाव हुए हैं उसमें आलोक कुमार सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे फिर चुन लिया गया है। और खुद उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के एक कार्यक्रम में इसका ऐलान भी किया है। लेकिन उसी कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, और यह बात कही कि सरकार में उनकी सहभागिता बनी रहेगी। अब सवाल ये है कि यह सहभागिता कैसे बनी रहेगी, क्योंकि 6 महीने के जैसे ही अवधि पूरे हो जाएंगे, इसके बाद क्या होगा। तो तब तो दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। पंचायती राज मंत्री हैं अभी दीपक प्रकाश। अब इसको लेकर एक फॉर्मूला सामने आ रहा है कि शायद जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में खेल हुआ था, और उस समय क्या खेल हुआ था, 4 सीटों पर जो है भाजपा ने और एनडीए कहिए ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, और 5वीं जो सीट थी उस पर सीवीएस राम को कहा जाता है कि सूली पर चढ़ा दिया गया था। लेकिन गेम बिसात इतनी तगड़ी बिछाई गई थी कि 5वीं सीट मतलब सीवीएस राम वाली जो सीट थी वह भी पार्टी भाजपा जीत गई। तो कहा जा रहा है कि कुछ इसी तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और कुछ मज़ेदार जो है इस बार के एमएलसी चुनाव में भी देखने को मिल सकते हैं। अब मज़ेदार क्या देखने को मिल सकते हैं ये फटाफट आप समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि अगर जो वोटों का कैलकुलेशन है वो है कि अगर 25 विधायक होगा, 25 विधायक पर एक एमएलसी चुने जाएंगे, ठीक है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ इसमें से गायब हो जाए, जैसे कि राज्यसभा चुनाव में हुआ था, तो एक बड़ा खेल इसमें भी हो सकता है, और अंदर खाने इसकी तैयारी भी है। और आप सभी जान ही रहे हैं कि चर्चा ये है कि आरजेडी के विधायक भी कभी टूटकर बिखर सकते हैं। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस के भी 3-4 विधायक जो है एकदम ये होने के लिए तैयार हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि राज्यसभा के चुनाव में जो हुए थे। तो ये है कि क्या उसी तरह के खेल हो सकते हैं और उसी तरीके से हो सकता है, या यह कहा जा रहा है कि दूसरा यह खेल हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग होगी, और क्रॉस वोटिंग होगी उसमें कुछ हो सकता है। मतलब ये है कि अगर दीपक प्रकाश, देखने वाली बात होगी कि दीपक प्रकाश जो है नॉमिनेशन करते हैं कि नहीं। अगर नॉमिनेशन करते हैं
तो यह दो तरह के गेम हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक। अगर वह नहीं करते हैं, इसका मतलब यह होगा कि उनको मंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने मंच से बात कही है कि वह और उनकी जो पार्टी है उसकी सहभागिता सरकार में बनी रहेगी, उससे लगता है कि एमएलसी के चुनाव में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। अच्छा, इन सब खबरों के बीच क्या है कि आरएसएस चीफ मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेड जो हैं, कौन, तो मोहन राव भागवत बिहार आए हैं। अब सवाल ये है कि वह बिहार क्यों आए हैं, ऐसा क्या हो गया बिहार में। जब बिहार आए, पटना आए, तो उनके स्वागत में तमाम लोग मौजूद थे और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पटना के एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने गए थे। तो खबर ये है कि मोहन भागवत जो है संघ शिक्षा वर्ग लगा हुआ है मुंगेर में। संघ शिक्षा वर्ग का मतलब ये होता है, जो नए दर्शक हैं, जो नहीं जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस हर साल अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसको अगर सामान्य समझेंगे तो उसमें होता है, अब नाम बदल चुके हैं लेकिन सामान्य समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष होता है। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष अलग अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर इस तरह की ट्रेनिंग जो है संघ के द्वारा दी जाती है, और तृतीय वर्ष की जो ट्रेनिंग होती है वह नागपुर में होती है, जो संघ का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। तो इन दिनों बिहार के मुंगेर में संघ का प्रथम और द्वितीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग लगा हुआ है, और उसी संघ शिक्षा वर्ग में तमाम अपने स्वयंसेवकों से मिलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए और स्वयंसेवकों की बात समझने के लिए जो है मोहन भागवत आए हैं। 3 दिन तक वह संघ शिक्षा वर्ग में रहेंगे। तो सियासत की यही तमाम खबरें थी। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।